एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां किसी व्यक्ति की आमदनी बहुत तेजी से बढ़ रही हो। मतलब हर साल उसका प्रमोशन हो रहा है और सैलरी पैकेज में शानदार उछाल आ रहा है। हाँ, बाहर से देखने पर तो उसकी तरक्की किसी को भी हैरान कर सकती है। बिल्कुल, है ना। लेकिन जब महीने का अंत आता है तो उसका बैंक बैलेंस हमेशा माइनस में रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका सारा पैसा उधारी की किश्तें चुकाने या फिर क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम बिल भरने में फंसा हुआ है। मतलब कागजों पर वो व्यक्ति बहुत अमीर लग सकता है, लेकिन असलियत में अंदर ही अंदर एक बहुत भयानक वित्तीय दबाव बन रहा है। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय भी बिल्कुल यही विरोधाभास है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें सीएलएन एनर्जी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY26 के वित्तीय परिणाम और स्क्रीनर का डेटा शामिल है। और साथ ही 29 मई की बोर्ड मीटिंग के अहम दस्तावेज भी हैं। हाँ, वो भी। तो संदर्भ के लिए बता दूं कि सीएलएन एनर्जी एक बीएसएमई लिस्टेड कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी कंपोनेंट्स बनाती है। और ये सेक्टर आजकल बहुत बूम पर है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि सीएलएन एनर्जी का ये जो तेजी से बढ़ता हुआ कर्ज है ना, वो कंपनी के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और उसके विकास पथ को असल में कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम 58% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं और दूसरी तरफ कर्ज का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उस रणनीति का है जो इन आंकड़ों को चला रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई कंपनी इतनी आक्रामक रफ्तार से बढ़ती है तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बैलेंस शीट पर मुनाफा दिखाना नहीं रह जाती। तो फिर असली चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती उस किताबी मुनाफे को असली हार्ड कैश में तब्दील करना होती है। सीएलएन एनर्जी के इस अर्निंग स्कोर कार्ड में हमें यही संघर्ष बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम FY26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 219 करोड़ रुपए से उछलकर 346 करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 58% की सीधी ग्रोथ है, जो कि किसी भी एसएमई कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है ना? और इसके साथ ही जो नेट प्रॉफिट है यानी पैट, वो भी 59% बढ़कर 20.55 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। अर्निंग स्कोर कार्ड तो इसे 10 में से 9.5 की शानदार रेटिंग दे रहा है। हाँ, कागज पर तो ये किसी भी निवेशक के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। लेकिन जैसे ही हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं ना, पूरी कहानी पलट जाती है। 58% रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना माल बेच रहे हैं लेकिन पैसा हाथ में आ ही नहीं रहा है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इसके पीछे का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो FY25 में उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो -67 करोड़ रुपए था। बाप रे, -67। हाँ, जो FY26 में सुधर कर -40 करोड़ हुआ है। सुधार जरूर है, लेकिन ये अभी भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव आंकड़ा है। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। आसान भाषा में बताऊं तो व्यापार के रोजमर्रा के संचालन के लिए, मतलब कच्चा माल खरीदने से लेकर माल बेचने तक, कंपनी को बहुत अधिक नकदी की जरूरत पड़ रही है जो बाजार में फंसी हुई है। रुको, अगर पैसा फंसा हुआ है तो कहाँ फंसा है? मैंने स्क्रीनर के डेटा में एक बहुत ही अजीब चीज देखी थी। क्या देखा आपने? उनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 75 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गए हैं। हाँ, और इसके साथ जो डेप्टा डेज का आंकड़ा है वह 102 दिन का है। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब माल बिकने के बाद औसतन 3 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है पैसा बैंक खाते में आने में। ये तो एक बहुत बड़ा गैप है ना? एकदम सही। ईवी बैटरी सेक्टर में ये एक आम समस्या है, लेकिन 102 दिन का आंकड़ा जोखिम को काफी बढ़ा देता है। जब सीएलएन एनर्जी किसी ई रिक्शा या ईवी मैन्युफैक्चरर को अपनी बैटरियां सप्लाई करती है तो वे ग्राहक तुरंत नकद भुगतान नहीं करते। अच्छा, वो उधारी पे माल उठाते हैं? हाँ, वे लंबी उधारी मांगते हैं। और ये सिर्फ एक तरफा दबाव नहीं है। अगर आप इन्वेंट्री डेज पर गौर करें तो वो 86 दिन है। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि उनका कच्चा माल और बिना बिका हुआ सामान भी लगभग 3 महीने तक उनके गोदामों में धूल खा रहा है। ठीक यही बात है। मैं समझाती हूँ। लिथियम आयन बैटरी बनाने की प्रक्रिया कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। लिथियम सेल्स को अक्सर चीन या ताइवान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है, जिसमें लंबा समय लगता है। सप्लाई चेन का इशू। पर परखना, इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते हैं।
तो मतलब कंपनी का पैसा दो जगह बुरी तरह फंसा है। बिल्कुल। पहला, गोदाम में रखे कच्चे माल और तैयार बैटरियों में जो 86 दिन ले रहा है, और दूसरा ग्राहकों को दी गई उधारी में जो 102 दिन ले रहा है। हाँ, मुनाफा तो इनवॉइस काटती बुक हो जाता है, लेकिन असली कैश कंपनी के हाथ में लगभग 6 महीने बाद आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो एक बहुत ही गंभीर चक्रव्यूह लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये लगातार नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी की कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में किसी बुनियादी अकुशलता का संकेत है? अकुशलता मतलब इनएफिशिएंसी। हाँ, क्या वे माल बनाने में जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक आक्रामक तरीके से मार्केट शेयर हथियाने का साइड इफेक्ट है? देखिए, इसे पूरी तरह से अकुशलता नहीं कहा जा सकता। उभरते हुए ईवी बाजार में हर कंपनी तेजी से अपनी जगह पक्की करना चाहती है। जब आप नए ग्राहकों को जोड़ते हैं तो आपको उन्हें लुभाने के लिए लंबी क्रेडिट अवधि देनी ही पड़ती है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, ये एक आक्रामक विकास रणनीति का हिस्सा है, लेकिन समस्या ये है कि ये रणनीति पूंजी की बहुत भूखी है। और जब आपका अपना पैसा बाजार और गोदाम में फंसा हो और आपको और अधिक माल बनाना हो, तो विकास की उस भूख को शांत करने के लिए एक ही रास्ता बचते हैं, बाहर से भारी कर्ज लेना। यहां पर आकर ये पूरा मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कर्ज के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी को भी चौंका सकते हैं। हाँ, कर्ज का उछाल वाकई हैरान करने वाला है। इस वर्किंग कैपिटल की कमी और नतीजे खालीपन को भरने के लिए कंपनी ने जिस रफ्तार से उधारी ली है वो अभूतपूर्व है। डेटा के अनुसार सिर्फ एक साल के भीतर FY 25 से 26 में कंपनी का कुल उधार 15.8 करोड़ से सीधे 93.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये लगभग 6 गुना की छलांग है। बिल्कुल। और जब मूलधन इस कदर बढ़ता है तो उसका सीधा असर आपकी फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज के भुगतान पर पड़ता है। वही तो आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी फाइनेंस कॉस्ट लगभग 80 लाख से उछलकर सीधे 8.15 करोड़ रुपए हो गई हैं। ये 10 गुना का सीधा उछाल है। अब अगर हम इसे जमीन पर उतार कर देखें तो ये 8 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ बैंक को ब्याज चुकाने में हवा हो रही है। हाँ, इससे पहले कि कंपनी एक भी कर्मचारी को सैलरी दे या एक भी नया लिथियम सेल खरीदे। मैं समझ सकता हूं कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, लेकिन 15 करोड़ से 93 करोड़ का ये सफर सिर्फ माल गोदाम में रखने या ग्राहकों को उधारी देने के लिए तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ और भी है। बिल्कुल। अगर हम इन कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो स्थिति बहुत साफ हो जाती है। ये 93 करोड़ का भारी भरकम कर्ज सिर्फ रोजमर्रा के ऑपरेशंस को चलाने के लिए नहीं लिया गया है। तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी की आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विस्तार रणनीति का सीधा परिणाम है। कंपनी सिर्फ भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमटकर नहीं रहना चाहती। तो ये सारा पैसा असल में पंप कहाँ किया जा रहा है? क्योंकि स्रोतों में कुछ नई सब्सिडरी कंपनियों का जिक्र था, मैंने पढ़ा था। हाँ, FY 26 के दौरान CLN एनर्जी ने 3 बहुत ही रणनीतिक और महंगे कदम उठाए हैं जो इस कर्ज के असली जिम्मेदार हैं। पहला, उन्होंने दुबई में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है। अच्छा, दुबई में? हाँ, जिसका नाम CLN ग्रीन जनरल ट्रेडिंग LLC है। दूसरा कदम, उन्होंने भारत में इलेक्ट्रोवोल्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% कर ली है। मतलब उसे अपनी सब्सिडियरी बना लिया। बिल्कुल। और तीसरा, एक बिल्कुल नई कंपनी CLN ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। एक मिनट, एक लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली इस SME कंपनी को अचानक दुबई में एक ट्रेडिंग कंपनी खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका क्या रणनीतिक फायदा है? देखिए, दुबई आज के समय में ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हब है। लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात के लिए मध्य पूर्व में एक बेस होना बहुत फायदेमंद होता है। तो वे बिचौलियों को बाईपास कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके जरिए वे बिचौलियों को खत्म कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे कच्चा माल सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व में ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है और CLN उस बाजार में सीधे प्रवेश करना चाहती है। और टैक्स के नजरिए से भी तो दुबई ट्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए एक बेहतरीन जगह है ना? हाँ, वो तो है ही, लेकिन एक नई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खड़ी करने और इलेक्ट्रोवोल्ट जैसी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए बहुत भारी एडवांस कैपिटल की जरूरत होती है। और यही वजह है कि कर्ज 93 करोड़ तक पहुंच गया है। बिल्कुल, यही कर्ज का मूल कारण है। इसका मतलब है कि ये कर्ज भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए है,
लेकिन मैं इसे भविष्य की परिचालन लोच यानी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के नजरिए से देखना चाहता हूँ। वो कैसे? जब किसी कंपनी के ऊपर हर साल 8 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने का फिक्स्ड बोझ हो, तो ये रणनीति कितनी सुरक्षित रह जाती है? अगर बाजार में हवा का रुख थोड़ा भी बदलता है, तो क्या उनके पास इस झटके को सहने की कोई गुंजाइश बचती है? अगर मैं सच कहूं तो परिचालन लोच के मामले में ये रणनीति एक बहुत ही खतरनाक दांव है। जब आपकी फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है तो आपके भविष्य की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही गिरवी रखा जा चुका होता है। मतलब आप पहले से ही दबाव में हैं। हाँ, मान लेते हैं कि कल को सरकार ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी कम कर देती है या लिथियम के अंतर्राष्ट्रीय दाम अचानक 2 गुने हो जाते हैं, जिससे मांग में कमी आ जाती है। हाँ, ऐसा तो कमोडिटी मार्केट में होता रहता है। बिल्कुल। ऐसी मंदी के समय में जिन कंपनियों के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व होता है वे आसानी से टिक जाती हैं, लेकिन सीएलएन एनर्जी जैसी हाई लेवरेज यानी उच्च ऋण वाली कंपनी के पास वो नकदी का कुशन नहीं होगा। उन्हें ब्याज तो हर हाल में चुकाना ही है, चाहे माल बिके या ना बिके। सही कहा। इसलिए अचानक आने वाले बाजार के झटकों से निपटने की इनकी क्षमता काफी कम हो गई है। ये तो एक बहुत ही डराने वाला परिदृश्य है। और इसी जोखिम को सही संदर्भ में समझने के लिए पीयर ग्रुप यानी इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करना बेहद जरूरी है। हाँ, तुलना करने से तस्वीर और साफ होती है। मैंने स्क्रीनर के डेटा का इस्तेमाल करके जब ईवी सेक्टर की स्थापित कंपनियों से सीएलएन की तुलना की तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं पीई अनुपात की, जो कि वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा पैमाना है। बिल्कुल। जो लोग वित्तीय भाषा से थोड़े कम परिचित हैं उन्हें आसान शब्दों में बता दूं कि पीई अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो हमें यह बताता है कि निवेशक किसी कंपनी के भविष्य के 1 रुपए के मुनाफे के लिए आज कितने रुपए चुकाने को तैयार हैं। ये बाजार के भरोसे का सूचक है। बिल्कुल सही समझाया आपने। तो सीएलएन का पीई क्या है? सीएलएन एनर्जी का पीई अनुपात 27.59 है। वहीं अगर हम ईवी और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के दिग्गजों को देखें तो बॉश का पीई 52.59 है, उनो मिंडा का 53.46 है और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन का 62.85 है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, सीएलएन का वैल्यूएशन इन दिग्गजों की तुलना में आधा या उससे भी कम है। तो मेरा सवाल ये है कि 59% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद क्या शेयर बाजार इस कम वैल्यूएशन के जरिए कंपनी की इसी आक्रामक कर्ज आधारित रणनीति और नेगेटिव कैश फ्लो को सजा दे रहा है? देखिए, शेयर बाजार बहुत गहराई से चीजों का मूल्यांकन करता है। हालांकि अगर आप सीएलएन का एक और आंकड़ा देखें, उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी 22.38% है। ये तो एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। हाँ, इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी अपने व्यापार में लगाई गई पूंजी पर 22% से ज्यादा का रिटर्न पैदा कर रही है। लेकिन बाजार इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि ये उच्च ऋण शेयरधारकों, विशेषकर छोटे निवेशकों के लिए जोखिम को कितना बढ़ा देता है। बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है ना? बिल्कुल। जब कोई कंपनी -40 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर खड़ी हो तो बाजार उसे बॉश या ऊनो मिंडा जैसी स्थापित, स्थिर और कैश रिच कंपनियों जितना प्रीमियम वैल्यूएशन कभी नहीं देगा। और अगर हम इसे एक रिटेल निवेशक यानी आम खुदरा निवेशक की नज़र से देखें तो ये जोखिम और भी स्पष्ट हो जाता है। अक्सर रिटेल निवेशक सिर्फ अर्निंग स्कोर कार्ड पर 59% का नेट प्रॉफिट देखते हैं और मान लेते हैं कि कंपनी का खजाना भर रहा है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है कि एक रिटेल निवेशक को वास्तव में रिटर्न मिलता कैसे है? या तो शेयर की कीमत के बढ़ने से या फिर कंपनी द्वारा बांटे जाने वाले डिविडेंड से। सही कहा। अब सीएलएन के डेटा को देखिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन उनकी डिविडेंड यील्ड 0% है। वे अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं। और इसका सीधा कारण है उनका फ्री कैश फ्लो। स्रोतों के अनुसार उनका फ्री कैश फ्लो -49 करोड़ रुपए है। जब कंपनी के पास ऑपरेशंस और विस्तार के खर्चों के बाद अपनी जेब में रखने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, तो वे डिविडेंड कहां से देंगे? बिल्कुल। आप अकाउंटिंग बुक में लिखे किताबी मुनाफे से निवेशकों के बैंक खातों में लाभांश नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको असली नकदी की जरूरत होती है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। रिटेल निवेशकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक कंपनी का कैश फ्लो स्थायी रूप से पॉजिटिव नहीं होता, तब तक लंबी अवधि में किसी भी स्थिर डिविडेंड की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। मतलब आक्रामक कर्ज से विकास तो मिल रहा है, लेकिन ये स्थिरता की कीमत पर आ रहा है। बिल्कुल।
रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन वित्तीय स्थिरता दांव पर है। तो अब हमारे सामने तस्वीर पूरी तरह साफ है। एक तरफ 58% की रेवेन्यू ग्रोथ है, भारी भरकम कर्ज है, दुबई में नया विस्तार है, और दूसरी तरफ नेगेटिव कैश फ्लो का गहराता हुआ गड्ढा। एक बहुत ही जटिल स्थिति है। जब किसी कंपनी का संचालन इतनी तेजी से बड़ा, जटिल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है तो उसे एक बहुत ही सख्त गवर्नेंस यानी कॉरपोरेट प्रशासन की जरूरत होती है। अगर नियंत्रण में थोड़ी सी भी ढील आई तो ये कर्ज कंपनी को डुबा भी सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसी वजह से प्रबंधन में बदलाव किए गए हैं। हाँ, शायद यही कारण है कि 29 मई की बोर्ड मीटिंग के परिणामों में प्रबंधन और ऑडिटर्स के स्तर पर कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। गवर्नेंस के मोर्चे पर ये बोर्ड मीटिंग एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम साबित हुई है। कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव इसका सीधा संकेत है। मैंने पढ़ा था कि मनीष शाह ने पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, और उनकी जगह नई नियुक्तियां हुई हैं। बिल्कुल, उनकी जगह सनी कुमार को एडिशनल डायरेक्टर और पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है, और साथ ही राहुल भटनागर को एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इन बदलावों को देखकर मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, बताइए क्या एनालॉजी है? यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक छोटी नदी में चलने वाली नाव से उतरकर गहरे समुद्र में जाने वाले एक विशाल मालवाहक जहाज की कमान संभाल रहे हो। बहुत सही। जब जहाज बड़ा होता है और समुद्र गहरा, तो आप पुरानी नाव के कप्तान और पुराने उपकरणों के भरोसे नहीं रह सकते। आपको नए और अनुभवी नेविगेटर्स की जरूरत होती है, बल्कि पूरी तरह से नए रडार और अर्ली मॉर्निंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। ये उदाहरण इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। और मैं कहूंगी कि इस नए विशाल जहाज का जो नया रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वे वास्तव में कंपनी के नए ऑडिटर्स हैं। अच्छा, तो ऑडिटर्स की नई टीम भी आई है? हाँ, प्रबंधन में बदलाव के साथ साथ बोर्ड ने विशिष्ट ऑडिटर्स की पूरी एक नई फौज खड़ी कर दी है। ये केवल एक नियमित कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि रिटेल निवेशकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि ये 93 करोड़ रुपए का कर्ज सही हाथों में सुरक्षित है। तो कंपनी ने अपने इस नए रडार सिस्टम में किन-किन विशेषज्ञों को शामिल किया है? बोर्ड ने अपनी ऑडिटिंग व्यवस्था को 3 अलग-अलग मोर्चों पर मजबूत किया है। सबसे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए सार्क एंड एसोसिएट्स LLP को नियुक्त किया गया है। एक मिनट, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का मुख्य काम क्या होता है और इस समय इसकी इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, सेक्रेटेरियल ऑडिटर ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी सेबी और कंपनीज एक्ट के सभी स्ट्रिक्ट नियमों का पालन कर रही है या नहीं। कंप्लायंस चेक करना। हाँ, जब कोई कंपनी 15 करोड़ से 93 करोड़ के कर्ज पर पहुंचती है और दुबई जैसी विदेशी धरती पर सब्सिडियरी खोलती है, तो कंप्लायंस का बोझ कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई भी कानूनी चूक हुई तो पेनाल्टी कंपनी की बची खुची नकदी भी खत्म कर सकती है। सार्क एसोसिएट्स का काम इसी जोखिम को टालना है। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, ऑडिटर? दूसरा बहुत ही अहम कदम है कॉस्ट ऑडिटर के रूप में SAH एंड कंपनी की नियुक्ति। EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जहां कच्चे माल खासकर लिथियम और कोबाल्ट के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर दिन ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, कमोडिटी प्राइसेस तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बिल्कुल, अगर कंपनी अपनी उत्पादन लागत को बारीकी से ट्रैक नहीं करेगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उनका मुनाफा घाटे में बदल गया। कॉस्ट ऑडिटर एक एक सेल के निर्माण में लगने वाली लागत का विश्लेषण करेगा, जिससे कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की बर्बादी को रोक सकेगी। मैंने देखा था। हाँ, तीसरा कदम है PMRY एंड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर नियुक्त करना। इनका काम दिन प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन पर नजर रखना होगा। अगर हम इन तीनों ऑडिटर्स की नियुक्ति को एक साथ रखकर देखें तो वित्तीय पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, खास तौर पर उस रिटेल निवेशक के लिए जो बाहर बैठकर ये सब देख रहा है। एक रिटेल निवेशक के लिए ये गवर्नेंस शील्ड सबसे बड़ी राहत की बात होनी चाहिए। वो कैसे? जब उधारी इतनी बढ़ जाती है तो हमेशा ये डर बना रहता है कि क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। क्या दुबई में खोली गई नई ट्रेडिंग कंपनी वास्तव में कोई मुनाफा लाएगी, ये वो पैसा किसी शेल कंपनी के जरिए बाहर भेज दिया जाएगा? हाँ, निवेशकों के मन में ऐसे सवाल आना लाजमी है। बिल्कुल, इन स्वतंत्र और विशिष्ट ऑडिटर्स की मौजूदगी इस बात की गारंटी देती है कि वित्तीय पारदर्शिता उच्चतम स्तर पर रहे। ये ऑडिटर सुनिश्चित करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए कर्ज लिया गया है, जैसे इलेक्ट्रोवॉल्ट का अधिग्रहण या वर्किंग कैपिटल,
पैसा सिर्फ उसी में खर्च हो। और देखा जाए तो इस कंपनी का ऑडिट के मामले में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। अर्निंग स्कोर कार्ड में ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आईपीओ के समय जुटाए गए फंड्स के इस्तेमाल पर पुराने ऑडिटर्स ने क्लीन ऑडिट ओपिनियन दिया था, जी हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मिला था उन्हें। जिसका मतलब है कि आईपीओ का पैसा बिल्कुल वही लगाया गया था जहां कंपनी ने वादा किया था। इस नए ऑडिटिंग ढांचे से वो भरोसा और भी मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, जब कंपनी छोटे स्तर पर थी तो पुराना ढांचा काम कर रहा था, लेकिन अब ये एक मल्टी लोकेशन, कर्ज से लदी हुई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस वाली कंपनी बन चुकी है। ये नए ऑडिटर्स एक बहुत ही मजबूत चेक एंड बैलेंस सिस्टम का काम करेंगे जो किसी भी वित्तीय गड़बड़ी को समय रहते पकड़ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ें तो निष्कर्ष बहुत ही दिलचस्प है। सीएलएन एनर्जी बिना किसी शक के एक ग्रोथ ओरिएंटेड एसएमई है। हाँ, ग्रोथ तो साफ दिख रही है उनके नंबर्स में। वे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बूम का पूरा फायदा उठा रहे हैं और उनकी 58% की रेवेन्यू ग्रोथ इसका प्रमाण है। लेकिन उनका ये जो बढ़ता हुआ भारी कर्ज है वो एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ यही कर्ज उनके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, दुबई ऑपरेशंस और ईवी मार्केट की भारी भरकम वर्किंग कैपिटल जरूरतों को ईंधन दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही कर्ज और लगातार बना हुआ नेगेटिव कैश फ्लो आज की तारीख में कंपनी और उसके निवेशकों के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और अगर हम उसी व्यक्ति के उदाहरण पर वापस जाएं जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसकी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन बैंक बैलेंस माइनस में है। हाँ, वो एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। सीएलएन एनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि वो अपनी सैलरी यानी रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाएं। उनकी असली चुनौती ये है कि वो अपने इन क्रेडिट कार्ड के बिलों यानी इस बढ़ते कर्ज, 102 दिन के डेप्टर डेज और फंसे हुए वर्किंग कैपिटल को कैसे प्रबंधित करें। क्योंकि अगर वो मैनेज नहीं हुआ तो ग्रोथ किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, जब तक वे इस फंसे हुए पैसे को आजाद नहीं कराते तब तक वो कागज पर दिखने वाला मुनाफा निवेशकों के लिए असली और स्थिर नकदी में नहीं बदल पाएगा। बहुत ही शानदार और गहरी इनसाइट्स दी आपने। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं निवेशकों और दर्शकों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हम सब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य की तकनीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ईवी जैसे भविष्य के सेक्टर में हर कंपनी को तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए इतना भारी कर्ज और वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो क्या लंबी अवधि में सिर्फ वही कंपनियां सर्वाइव करेंगी जिनकी जेबें सबसे गहरी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस रेस में वो कंपनियां हार जाएंगी जिनके उत्पाद तकनीकी रूप से तो सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिनकी फाइनेंसिंग की ताकत कमजोर है? क्या ये भविष्य की दुनिया इनोवेशन की लड़ाई है या सिर्फ फाइनेंसिंग और कर्ज उठाने की क्षमता की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को जरूर सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जो शायद आने वाले दशक में पूरी ऑटो इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। इनोवेशन और फाइनेंसिंग दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। बैलेंस शीट के इन जटिल आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझने का यह सफर बेहद रोमांचक रहा।